एक पढ़ लिया होता, साथ में एआईआर मैनुअल की कमेंट्री पढ़ ली होती, आपको सारा ज्ञान मिल जाता। मेरी प्रॉब्लम ये आ रही कि आपसे मुझे ये कहना पड़ रहा है, किसी और जूनियर से कहना पड़ता वहां भी ठीक है। सर, आई एम सॉरी। नहीं सॉरी कोई बात नहीं है। दम पैदा कर जरा। क्या देखा सांगी था? सर, रूल 1 में सर है, क्या लिखा है? any person entitled to prefer an appeal who is unable to pay the fee required for the memorandum of appeal may present an application accompanied by a क्या memorandum लिखा of है? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ना। जी, who is unable to pay the fee required for the memorandum of appeal may present an application accompanied by a memorandum of appeal। हाँ जी, पढ़ लिया। accompanied। पहली लाइन में लिखा हुआ है वो, जो कि कोई नहीं समझ रहा। यानी कि एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 44 रूल 1 शुड accompany दी मेमो ऑफ अपील। यहाँ तो एक ही है, मतलब आप सोचो ज्यादा मेहनत का काम नहीं है जी, वो वाले से एक में ही लिखा हुआ है। जी, वो गलत समझ लिया मैंने सर, वो कंपनी में दोनों को एक ही में कर दिया। कंपनी का मतलब होता है जी, साथ में। जैसे डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट के बगल में एक खड़ा होता है ना साथ में, जी, उसमें वो शामिल नहीं है। जी। फिर आता है प्रश्न, क्या ये टाइम के अंदर है या टाइम के बाहर है? फिर धारा 5 आती है, फिर कंपनी धारा 5 हो जाती है। जी, लेकिन दिस प्रोविजन इज इन रिलेशन व्हेन अपील इज विद इन लिमिटेशन। इफ अपील इज बियॉन्ड लिमिटेशन देन धारा 5 आल्सो शुड accompany with the application under order 44 rule. What is the limitation of 44(1)? What is the period of limitation for filing the application under order 44 rule 1? उसमें नहीं मिलेगा जी, इसमें हाँ, इसमें नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट में है। लिमिटेशन एक्ट में 60 दिन है हाई कोर्ट में। जनरल अपील के लिए 90 दिन है, 44(1) के लिए 60 दिन है। अब आपका 60 दिन में नहीं है, तो आपको क्लाइंट जब आता है तो आपको एक धारा 5 का आवेदन के साथ एफिडेविट बनवाना है, एक 44(1) का बनवाना है। आप लोग क्या करते हो, एफिडेविट बनवा के रख लेते हो, उसके बाद वो चक्कर लगाता रहता है इधर उधर, तब तक लिमिटेशन और निकलती रहती है। 44(1) की अपील ऐसे पेश होती है, क्लाइंट आज आया है, उसको बोलो 3 दिन बाद आना, बहुत स्पीड से उसका काम करना पड़ता है। 3 दिन में सारे कागज तैयार हो जाते हैं, उस दिन वो आता है, उसी दिन अटेस्ट होता है एफिडेविट, फिर रजिस्ट्रार साहब के सामने उसको ले जाया जाता है। भाई आपका पहली लाइन से क्लियर हो गया ना? कोई डाउट नहीं सर। तो आपने 44(1) ही जब नहीं पढ़ना किसी को, सर वो पढ़ा मैंने तो मुझे लगा कि एक ही में दोनों कर दिया मैंने। तो किसी और के साथ बैठ के चर्चा करो। जी, ये मुकदमे बाजी ऐसा नहीं है कि आपने लिया कुछ भी आया डाल दिया कोर्ट के अंदर। आप देखिए कितने स्तर पर गलती हो रही है। पहली गलती करी आपने, मुकदमा निपट गया आपका। दूसरी गलती करी है और रजिस्ट्रार साहब के सामने 96 की अपील पेश कर आए। हाँ रजिस्ट्रार साहब के सामने पेश होगी, लेकिन वो आवेदन 44(1) का बनेगा, आवेदन है ही नहीं वो तो। 19 धारा 96 की अपील लगा दिया। पहले धारा 44(1) का आवेदन, उसका एफिडेविट, फिर उसकी जो है सूची संपत्ति जो होती है, फिर बाद में अपील मेमो लगा दो, उसके बाद आप जजमेंट लगा दो, फिर धारा 5 है मान लो बियॉन्ड लिमिटेशन है तो धारा 5 44(1) के बाद लगा दो, फिर उसका एफिडेविट लगा दो। यहाँ लोग एक ही एफिडेविट में 4 आवेदन लिख देते हैं। आज से साल भर पहले हमने एक व्यक्ति का आवेदन इसी आधार पर खारिज किया था कि 4 आवेदन और एक एफिडेविट। उन्होंने लिख दिया अटैच्ड एप्लीकेशन, सबके लिए अलग। मजाक सा बन गया। क्लाइंट से 4 आवेदन के एफिडेविट के पैसे लिए, आपने एक एफिडेविट लगा दिया। एक एफिडेविट क्यों लगाया? पहले दस्तखत करा के रख लिए, पता ही नहीं था कि 4 लगेंगे इसमें, बाद में एक के साथ अटैच कर दिया। क्लाइंट को सुविधा देते हो ना, या लोकल काउंसिल को सुविधा देते हो, उसका नतीजा है ये। अब क्या करना, फिर विड्रॉ कर लो इसको। नहीं सर, कायदे से भी आपको ज्ञान आ गया और कर लो, 2 दिन बाद फिर पेश कर देना। आप पहले तैयार कर लो सारे, फिर क्लाइंट को बुलाओ, सारे एफिडेविट लगाओ। जी,
मेरे ख्याल से अभी भी ये अधूरा, अभी नोटिस काहे जारी इसको करूँ? सर, हाँ, अगर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन से सही हो जाए सब, किसी को कर देते हैं भाई अभी कैसे इसको सही कैसे करोगे बताओ? अभी जी। तो धारा 5 वो लगनी है, अलग अलग फिर कर देते 44 एक लगनी है, हैं जी। फिर 96 की अपील है, एक ही है अभी वो तो। 44 और अपील एक साथ हो गई है, 44 को हम पृथक कर देते हैं, 44 तक ही होगी, उसमें लिखा हुआ है ना। उसको पृथक कर देते हैं, उसको टॉप टॉप ऑफ दी अपील पे कर देते हैं भाई पहले 44 एक टॉप पे रहेगी, क्योंकि इट इज एमसीसी, जी द मोमेंट एमसीसी इज अलाउड और डिसमिस, जी देन अपील विल कम अप एंड इट विल बी रजिस्टर्ड एज ए अपील। ये सिस्टम आज का नहीं देखा जी। भाई, परसों से चल रहा है। और ये ट्रायल कोर्ट में भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कोई हाई कोर्ट कोई अलग से कोई नया कानून चलता है। जो जो प्रोसीजर हाई कोर्ट में है, वही ट्रायल कोर्ट में है। ट्रायल कोर्ट माने डिस्ट्रिक्ट जी कोर्ट में, ऐसे होता है मौजूद। यू अगेन यू वांट टू विथड्रॉ ना? ठीक है सर, बस देखिए, तो करिए गलती को, एक बार जी गलती सुधार के, और ये वाली बात और अपनी बार में बैठ के चर्चा करिए। हाँ साहब ये इस तरह का कोई मुकदमा लगाना हो तो ऐसे लगाना है, जी, विथ लिबर्टी सर। जिससे कि 4 लोगों को और पता लग जाए। मैं जो इतनी देर से बोले जा रहा नहीं नहीं, हूँ, मैंने कई ये जगह इसलिए सर, बोल रहा हूँ कि ये 10 20 50 लोग बैठे हैं, शायद कोई एक आध और सुन ले। कई जगह डिस्कशन किया मैंने सर, थोड़ा कई जगह मुझे तो कंफ्यूजन नहीं ही लग था। रहा है कि आपने 44 एक पढ़ा होता तो डिस्कशन कंपोनेंट की में वो जरूरत ही नहीं पड़ता। कंपोनेंट में 44 सर एक पढ़ लिया होता, साथ में एआईआर मैनुअल की कमेंट्री पढ़ ली होती, आपको सारा ज्ञान मिल जाता। जी मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपसे मुझे ये कहना पड़ रहा है, किसी और जूनियर से कहना पड़ता वहां भी ठीक है। सर, आई एम सॉरी, नहीं सॉरी आई कोई विल बात ट्राई नहीं टू। है। जब जब अब सर ये जो है वो लैंग्वेज की हो, इसमें अकम्पनाइड मैंने उसके साथ ही कर दिया, इसीलिए अपील के साथ वो कंफ्यूजन हो गया यही प्रोसीजर क्रिमिनल अपील में रहता है। जी। क्रिमिनल अपील में पहले लीव टू अपील आती है, हम्म लीव टू अपील प्लस एफिडेविट वगैरह, उसके बाद में अपील मेमो अलग लग जाता है, हम्म, जजमेंट लग जाता है। लीव टू अपील जैसे ही ग्रांट, लीव टू अपील का आवेदन जैसे ही अलाउ होता है, क्रिमिनल अपील के रूप में रजिस्टर ऐसी होता है ना। पहले एमसीआरसी दर्ज होती है, फिर जब वो अलाउ हो जाती है तो क्रिमिनल अपील में दर्ज हो जाती है। यही सिस्टम इसमें है, सब जगह यही है। जैसे आपने सिविल सूट में देखा होगा, अर्जेंट नेचर के जो दावे होते हैं, पहले वो एमजेसी रूप में दर्ज हो जाते हैं, जिसमें जो है धारा 80 का नोटिस देते हो, 2 महीने की म्याद नहीं निकली होती है, तो तब तक के लिए वो एमजेसी में दर्ज होता है। जैसे 2 महीने की म्याद गुजर जाती है, वो सिविल सूट में दर्ज हो जाता है। ऐसे ही सेक्शन है, 90, कुछ नहीं, ऐसे ही है ना। 94 का रहता 82 का आवेदन जो लगता है है, जी। नहीं सिविल सूट जब पेश करते हो, धारा जी 80 का नोटिस में यदि हाँ, 2 महीने की म्याद नहीं निकली है, तो एमजीसी इन द मीन टाइम वो एमजेसी में दर्ज होता है। 82 का आवेदन जी लगाते जी हैं ना आप लोग। चलिए, आफ्टर near the outside learned counsel for the petition applicant prays for withdrawal, ये सब पहले तैयार कर लेना, फिर क्लाइंट को बुलाना। उस बेचारे का तो जो है नुकसान हो ही रहा है। जी हाँ सर। prays for withdrawal of this MCC with liberty to file afresh in accordance with the law सर public procedure prescribed under order 44 rule 1 CPC। प्रेयर बीइंग रीजनेबल, क्या क्या वापस दे दें आपको? सर जजमेंट डिग्री, ये भी चाहिए क्या, जी हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर? जी हाँ गोभी सर। प्रेयर बीइंग रीजनेबल स्टूडेंट्स को कर देना, फिर लिखिएगा रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू रिटर्न दी कॉपी ऑफ ऑर्डर डेटेड 2/1/2024 एंड जजमेंट डेटेड 28/8/17। बताइए, 28/8/17 के फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं आप, 28/8/17, उसमें वकील भी आप ही थे। सर 5 साल लगातार चला सर वो मुकदमा, पहले कोई ने अट्ठाईस पॉइंट आठ आउट नहीं किया सत्रह ये मिस्टेक। 28/8/17, आफ्टर वो टू लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, वो पूरा कर दीजिएगा। और अच्छा, वो पहले एमसीसी लगाई थी, वो 5 साल चली थी। नहीं नहीं सर, वो आपके सामने आई थी तब आपने वो गलती पकड़ी थी इसमें। नहीं तो यहाँ आप डिले से आए थे क्या? नहीं नहीं सर, 17 में लग गई थी अपील हमारी सर। अपील 17 में लगी? जी सर, उसी के साथ हमने 44(1) भी लगाई थी सर, नहीं और वो अकम्पनाइड में नीचे हो गई ऊपर की जगह, इतनी गलती हुई इसमें सर, बाकी तो सही था। तो इसमें धारा 5 के साथ 14 भी लिख देना, जी हाँ सर, 14 लिखा सर। नहीं तो उनको समस्या आएगी। जी चलिए। सर। ठीक है, नंबर 77